हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये जो एटॉमिक मॉडल आया था, इसने क्या कहा था कि जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस है और आसपास इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी हो सकते हैं। बोहर ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कहीं भी नहीं हो सकते, बट दे आर इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। तो इनकी थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे, पहला पोस्टुलेट कहता है कि हर एटम में होता है एक न्यूक्लियस। तो ही स्टार्टेड विद द बेसिक्स। यहाँ हर एटम में एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हमें पता है होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो अगर हम एक एटम का डायग्राम बनाना चाहें तो ये सबसे बीच में बनेगा न्यूक्लियस और इसमें ये पॉजिटिव चार्ज और साथ न्यूट्रल चार्ज अलग रहेगा। दिस इज न्यूट्रल, नो चार्ज। अब उसके बाद ये कहता है कि जो न्यूक्लियस था दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है। सो वी कंसीडर द एटम टू बी समथिंग लाइक दिस। और न्यूक्लियस तो इससे भी छोटा होगा, लेकिन ताकि न्यूक्लियस थोड़ा दिख जाए, मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बना के दिखा सकूं, मैंने फिर थोड़ा सा बड़ा बनाया है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि जो कि न्यूक्लियस के आसपास नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रिवॉल्व मतलब चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस के। रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। कैसे रिवॉल्व करते हैं? ऐसे नहीं, कैसे यहाँ मन कर रिवॉल्व करना है, ऐसे रिवॉल्व करना है। अब मन बदल गया, थोड़ा सा ऐसे घूम के आते हैं। मन बदल गया, थोड़ा सा ऐसे घूम के आते हैं। मन बदल गया, थोड़ा सा ऐसे घूम के आते हैं। नहीं नहीं नहीं, नो 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 एंड नो। इनकी ऑर्बिट होती है सर्कुलर ऑर्बिट। ये उसी ऑर्बिट में घूमेंगे वैसे जैसे जैसे होता है ना कि अच्छा सन के आसपास प्लैनेट्स की फिक्स ऑर्बिट है ना। जैसे मरकरी वीनस के ऑर्बिट में इंटरफेयर नहीं करेगा, वीनस अर्थ की में नहीं करेगा, इंडिविजुअल ऑर्बिट बनेगी। हाँ ठीक है, ये इस इलेक्ट्रॉन की ये ऑर्बिट है, इस इलेक्ट्रॉन की ये ऑर्बिट है, इस इलेक्ट्रॉन की ये ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इसी पाथ से जाएगा। ये नहीं अच्छा इस पाथ में बोल होगा, थोड़ा सा ऐसे घूम के आते हैं, नहीं। इसको इसको एक तरीके से ऑब्लिगेशन है कि नहीं, यही वाला एक पाथ फॉलो करना है। ये ना इसके पाथ में इंटरफेयर करेगा और ये ना इसके पाथ में इंटरफेयर करेगा। और इन पे रहने के लिए इलेक्ट्रॉन में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। घूमते हुए वो एनर्जी गेन या लूज नहीं होती। उससे क्या है, जो मैक्सवेल का प्रिंसिपल है जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन को घूमना ऐसे 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 आकर न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, वो भी रॉन्ग, वो भी हो जाता है कि नहीं, क्योंकि इसमें एनर्जी कंजर्व्ड है, मेंटेन्ड है, कोई गेन या लॉस एक्चुअली नहीं हो रहा है। तो फिर ये ऐसे नहीं गिरेगा, नहीं टपकेगा ऐसे न्यूक्लियस के अंदर, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा। और और इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मैं न्यूक्लियस से छोटा करके आपको दिखा दी, प्लस 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 प्लस, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। फिर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देते हैं, थोड़ा सा दिखा दें। अब मुझे और क्या पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में, थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ बनाया ताकि दिखा सकूं। अब मुझे और क्या पता चला, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, इसका ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज, मतलब दोनों में कुछ अट्रैक्शन है। अभी जो अट्रैक्शन की फोर्स है दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हमें पता है ये इस इलेक्ट्रॉन में थोड़ी सी तो रिपल्शन भी पड़ी है न्यूक्लियस से, ये उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और जो अट्रैक्शन है सेंट्रीपिटल। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है which is the force of repulsion on the electron from the nucleus that is equal to the force of attraction between the electron and the nucleus। ठीक है। तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि जितनी फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा है उतनी फोर्स से ये इसको रिपेल भी करेगा। इसीलिए क्या है ना, ऑर्बिट ऐसे हो रही है ना ऐसे हो रही है, जितनी यूनिट से अट्रैक्ट हुई उतनी यूनिट से रिपेल हो रही है, ओवरऑल वही रहे। ठीक है। फिर थर्ड पोस्टुलेट कहता है
अच्छा, अब ऑर्बिट की एग्जिस्टेंस के लिए भी क्या होना चाहिए, जो एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एन एच बाय 2 पाई। यहाँ पे क्या n जो है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है, देखिए हमें पता है h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। जो एंगुलर मोमेंटम आप निकालेंगे, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, अब वेलोसिटी और रेडियस का फॉर्म में निकलेंगे, अभी इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कैसे आया ये NH/2 पाई। अब बोहर ने जो कहा ना, ये ऐसे ही कहा, जैसे अभी तो मेरे पास प्रूफ है आपको ऑफर करने को, मैं अभी आपको ये नया पेज खोल सकती हूँ, पूरी बहुत ही लंबी सी वर्किंग दिखा के कह सकती हूँ कि हाँ ठीक है, ये बचेगा n, जो थीटा है एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू NH/2 पाई, फिर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। मैं कोई लंबी सी आपको वर्किंग करके कह सकती हूँ कि वहाँ कह सकती हूँ कि हाँ ठीक है ये है। लेकिन बोहर ने ऐसी कोई एविडेंस ऑफर नहीं की कि उसने कहा कि ठीक है ये है, नाउ अपोज मी इफ यू डेयर, और किसी ने अपोज भी नहीं किया। ये बाद में सही निकला कि हाँ अगर n एक इंटीजर होगा तो, और ये एंगुलर मोमेंटम होगा तो ही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन बोहर डिडंट हैव एनी साइंटिफिक प्रूफ टू ऑफर, ही डिडंट हैव एनी मैथमेटिकल प्रूफ टू ऑफर, लोगों ने मान लिया। आगे जाके श्रोडिंगर ने, है ना, श्रोडिंगर ने, हेजलबर्ग ने, आगे जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने इस बारे में थोड़ा सा प्रूफ दिया था कि हाँ ठीक है ये ऐसे ऐसे काम है हमारा। तो एक्चुअल प्रूफ तो ऑफर की नहीं ये ऐसे है तो ही ये ऐसे होगा। इसमें क्या है, हम वेलोसिटी और रेडियस के लिए वो निकालेंगे थोड़े से फॉर्मूले, उन्हें जब इनपुट करेंगे तो कुछ ये बचेगा, अल्टीमेटली एंड आएगा ऑर्बिट नंबर, और ऑर्बिट नंबर तो इंटीग्रल ही होगा। मैं कह सकती हूँ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, मैं ये नहीं कह सकती थर्ड एंड हाफ ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी, चौथी, 3.5 की ऑर्बिट, ढाई ऑर्बिट, ऐसा थोड़ी ना कह सकती हूँ। ऑर्बिट नंबर तो इंटीग्रल ही होगा, तो ये n यही है यहाँ पे, n इज द ऑर्बिट नंबर। आपको अगर सबसे लेमैन टर्म्स में समझाना हो, n इज द ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर इंटीजर है, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 2.5 क्या होती है, ऑर्बिट नंबर 2.25 क्या होती है, नहीं एग्जिस्ट करती। ऑर्बिट नंबर इंटीजर ही होगा, n एक इंटीजर है। ये तो मैं भी आपको समझा रही हूँ, आगे की जो आगे भी थ्योरीज आई थी तब उनको देख के, बोहर डिड नॉट हैव एनी प्रूफ ऑफ, उसने कहा कि हाँ ठीक है NH/2 पाई के फॉर्म में है, n एक इंटीजर है, मुझे अपोज करने की हिम्मत है तो अपोज कर दो। कोई अपोज नहीं कर सकता तो उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है NH/2 पाई है। फिर आगे जाके मैथमेटिकल प्रूफ आया, मैं अभी आपको दिखा दूंगी, अभी इसी वीडियो में आगे जाके आपको दिखा दूंगी, हाँ यही है। Layman terms, n is the orbit number. Orbit number is always an integer. 1 orbit, 2 orbit, 3 orbit, 2.5 orbit क्या होती है? ये क्योंकि इंटीजर है, n हमेशा इंटीजर है, ऑर्बिट तभी एग्जिस्ट करेगी अगर ऑर्बिट नंबर इंटीजर है। फर्स्ट ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगी, थर्ड ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगी, 2.5 ऑर्बिट का एग्जिस्ट करेगी। सबसे लेमैन टर्म्स में ये, लेकिन मैं आपको पूरा मैथमेटिकल प्रूफ देने वाली हूँ इसका आज के ट्यूटोरियल में, ठीक है। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार क्या आता है, क्वेश्चन आता है, अच्छा मुझे बताओ मैं कौन कौन सी ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है, h/2 पाई, 3h/4 पाई, ये मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपको शायद पता होगा जेई में एक तो सिंगल करेक्ट आते हैं कि एबीसीडी में से एक सही है, फिर कुछ आते हैं मल्टीपल करेक्ट, काफी सारे सही हो सकते हैं, चारों भी सही हो सकते हैं, ठीक है। फिर मैं कहूँ 9h/6 पाई, 3h, नहीं 9h अपॉन 8 पाई। अब इसमें आप क्या करेंगे, 2 पाई अलग कर लो, ठीक है। अब ये h इंटू 2 पाई अलग कर लो, 1 इंटू h/2 पाई बना, ये बना 3/2 इंटू h/2 पाई, ये बना 3h, सॉरी 9
बाई ये देखो इंटू एच बाई टू पाई तो है ही है, 9/3 इंटू एच बाई टू पाई, 9/4 इंटू एच बाई टू पाई। अब यहाँ पे मैं क्या किया, हटा दो, ये इसके अलावा जो है 1 3/2, 9/3 काट के 3 कर दो, ये 9/4। अभी में से इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी है, 3 1, मतलब एंगुलर मोमेंटम जो एग्जिस्ट करेंगे सिर्फ ए और सी एग्जिस्ट करेगा, h बाई 2 और 9h/6 तो ये जो है इसमें h बाई 2 जब आप अलग करोगे ना तो फिर वो बनना चाहिए, h बाई 2 अलग करोगे तो बाद में कुछ क्वांटिटी बचेगी, वो क्वांटिटी आपकी इंटीजर होनी चाहिए, z पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अच्छा कई बार कॉमन कंफ्यूजन होती है, अच्छा 1.5 h बाई पाई, 1.5 तो इंटीजर है नहीं, ऑर्बिट नहीं है, हैश, फिर क्या हुआ, गए मार्क्स, गलत हो गया क्वेश्चन। इसमें आप 1.5 को खोलेंगे, 1.5 मतलब 3/2 h बाई पाई मतलब 3h/2 पाई, इसमें से तो जब h/2 पाई अलग करोगे 3 अलग निकल रहा है, मतलब ये एक्चुअली एक स्टेबल ऑर्बिट है, लेकिन एग्जाम में 1.5 लिख के आपको लिखा जब 1.5 तो दिमाग में पहला सिग्नल जाता है कि 1.5 व्हिच इज नॉट इंटीजर, एग्जिस्ट नहीं करती, कट, मार्क्स भी कट। इसमें आपको खोलना है क्योंकि h बाई पाई है, या तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो h बाई 2 पाई बन गया, यहाँ 3 बन गया, ऑर्बिट एग्जिस्ट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ट्रिक क्वेश्चंस भी कहते हैं जैसे। उसके बाद चौथा पोस्टुलेट कहता है कि देखिए कुछ ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, तो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसे कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या होती है स्टेशनरी ऑर्बिट, ऑर्बिट in which electrons revolve। ठीक है, अब इनकी नंबरिंग कैसे होती है हमें पता है, इन्हें एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें रहने के लिए हर स्टेशनरी ऑर्बिट में स्पेसिफिक या डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इन्हें लेबल कर सकते हो 1 2 3 4 5, या फिर लेबल कर सकते हो K L M N O, है ना। और फिर के एक्चुअली किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, आगे KLMNOPQRS चलता गया, किसी रोकने की भी कोशिश नहीं की, ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं भरते रहो, ठीक है। अब उसके बाद जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में लेके जाना है, न्यूक्लियस पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, तीसरी से अगर पहली में लेके जाना है तो मैं वैसा बताऊंगी, इसकी जो एनर्जी थी वो थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी जो एनर्जी होती है वो इसकी मैं आपको बताती हूँ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है, ये जो थर्ड शेल है इसकी एनर्जी होती है अराउंड -1.51 eV, ठीक है, eV एक यूनिट होती है एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जैसे जूल होती है, किलो जूल होती है, कैलोरी होती है, वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। तो मान लो मैं जंप कर लिया तो डेल्टा ई कितना है, सेकंड टू फर्स्ट में डेल्टा ई कितना है -10.2 eV। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है तो वो जंप कर पाएगा, नहीं तो जंप नहीं कर पाएगा। अब अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन के पास 11 eV है, मच मोर, तो जंप कर पाएगा नहीं, 0.001 eV ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली इट्स नॉट अ यूनिट मोर नॉट अ यूनिट लेस, 10.2 ही होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। अगर 10.3 भी है तो जंप नहीं मार पाएगा, या तो फिर सीधे 13.6 से 1.5 वाली जंप मारने लायक हो उसमें, है ना, 1.5 तक भी अगर छोड़ दे तो सीधा फिर 12.1 वाली जंप मारने लायक हो उसके पास, या तो इतनी हो या इतनी हो, बीच में कोई मिडिल पॉइंट 11 12 11.5, बीच में कोई मिडिल पॉइंट नहीं चलने वाला, या तो इतनी हो प्रिसाइसली इतना, इसका जो डेल्टा ई है ना विच इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। पोस्टुलेट्स क्या थे हमने देख लिया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, आसपास घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में, जिनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर रिपल्शन की लग रही है ना वो इक्वल है टू जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लग रही है
उसके बाद क्या है, जो एनर्जी जिनमें रोटेट रिवॉल्व कर सकते हैं उसे कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। लेवलिंग है 1 2 3 4 5 या KLMNO। उसके बाद लास्टली जो अगर स्किप करना है तो डेल्टा ई जितना जितनी एनर्जी है वो डेल्टा ई के इक्वल होनी चाहिए, जिस एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी ई। ठीक है। अब बोहर ने इसके अलावा हमें ये भी बताया था कि एक स्पेसिफिक ऑर्बिट का रेडियस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं एक इलेक्ट्रॉन की जो उसमें घूम रहा है। तो अब आप वो देखिए, वी स्टार्ट विद रेडियस, क्योंकि रेडियस से फिर हमारी बाकी प्रॉपर्टीज भी डिराइव होगी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मुझे पता है फोर्स कितनी है, हमें पता है K Q1 Q2 by R², कूलम लॉ तो पता है हमें। K टाइम्स, अब कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व है, पहले तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर into charge of proton. Charge of proton is also equal to charge of electron. Charge of electron भी मैंने यहाँ पे एक डाल दिया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्या इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन R²। R क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मतलब KZe² by R। तो इतनी लग रही है मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो भी सेंट्रीफ्यूगल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ही लग रही है। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mv² by r, mv² by r। और हमें पता है दोनों इक्वल है, इक्वेट कर दिया दोनों को, ये कटा कटा, mv² r is KZe²। ठीक है, r कितना आया, KZe² by v²m, या mv² कर दो। अब प्रॉब्लम बस मेरे पास इतनी आ प्रॉब्लम बस इतनी आ रही है मेरे पास, ये v² का क्या करूं। मैं इसे बिल्कुल फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में लाना चाह रही हूँ। k क्या होता है, अच्छा k इज 1/4 पाई परमिटिविटी कांस्टेंट। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में आगे जाके पढ़ेंगे, आप बस इतना याद कर लो कि इसकी वैक्यूम में वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। एनीवेज, तो अब इसमें v² का मैं क्या करूं, देखिए आई हैव ये सब फंडामेंटल आ गया, बस v² का मुझे थोड़ा सा काम करना है। तो इसमें मैं क्या करूंगी, मुझे पता है mv² जो है mv² अपॉन r इज nh/2π, है ना, mvr इज nh/2π। अब देखिए मुझे ये पता है यहाँ पे ये क्या है, mvr है मेरा एंगुलर मोमेंटम, मैंने आपको बताया था ना ऐसी फॉर्म में होगा। अब मैंने क्या किया, इसमें से v को अलग कर लिया, nh/2π m। अब r का मैं क्या करूंगी, r को r ही रहने दूंगी मैं, v क्योंकि अल्टीमेटली मैं चाहती हूँ r कट जाए, सारा वहां चला जाए, तो v² कितना बनेगा, n² h² अपॉन 4π² m² r²। तो अब यहाँ पे इस चीज को जो आया है इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो r बचा KZe² by m n² h² 4π² m² r²। मैंने बस इतना किया, v² की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये m से m काट दूंगी मैं, ये m से m काट दिया मैंने, ये कट गया, r इज इक्वल टू n² h² अपॉन k, नहीं 4, मैं पहले आगे कांस्टेंट ला लूं, 4π² KZe², ठीक ये गया m, बस दैट्स इट। अब सब कट पिट के मेरे पास ये बचा, r इज इक्वल टू n² h² 4π² KZe²। अब आप देखिए
मेरे पास ये किन दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है जो एक एटम पे डिपेंड करती है, n स्क्वायर और z। तो अगर मैं इसमें से n स्क्वायर और z सेपरेट कर दूं, n स्क्वायर अपॉन z इनटू, अब क्या बचा, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर, k स्क्वायर नहीं है, z e स्क्वायर m। अब मैं क्या करूंगी, सबको खोल दूंगी, जितनी भी वैल्यूज है ना सारी सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, जितना भी है k z सबकी सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। 6.626 into 10 to the power minus 34 to the whole square upon 4 into 22 by 7, 22 by 7, 9, 10 to the power 9। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 into 10 to the power minus 19 का स्क्वायर, एक सेकेंड, 10 to the power minus 19 का स्क्वायर into 9.1 into 10 to the power minus 31। अब आप इस सबकी कैलकुलेशन करते हो, जब कैलकुलेशन सारी कर लोगे तो बचेगा 0.529 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेट। अब एक एंगस्ट्रॉम आपको पता होना चाहिए, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 to the power minus 10 मीटर, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना तो आपकी वैल्यू जाएगी एंगस्ट्रॉम नहीं आएगी। तो जैसे मैं कहूँ अगर लिथियम की, देखिए ये ना आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि रेडियस वगैरह के जो फॉर्मूले हैं ये सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाली। अब Li2 पॉजिटिव या फिर O7 नेगेटिव, अब आप कहोगे तो O7 पॉजिटिव, आपको ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्वेश्चन में कुछ भी बन सकते हैं, क्वेश्चन में यू वोंट बिलीव क्रिप्टा 35 पॉजिटिव भी बन सकते हैं, ऐसे हालात है। या फिर क्वेश्चन में अगर मैं आपको थोड़ा सा और एब्सर्ड एग्जांपल देना चाहूँ तो मेंडेलिवियम होता है ना 101, मेंडेलिवियम 100% 100 प्लस बन सकता है, ऐसे बना देगा क्वेश्चन। क्वेश्चन को बस चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर मैं कहूँ ना थर्ड शेल ऑफ, मान लो मैं कहूँ F8 पॉजिटिव, F मतलब एटॉमिक नंबर हो गया 9, n कितना है 3, 3 स्क्वायर अपॉन 9 इनटू 0.529, तो इतने एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आपको वैसे चाहिए, लेकिन क्योंकि अब ये सिर्फ 0.529 याद रखने से कुछ नहीं होगा, पूरा ही आपको r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर m, या फिर एटलीस्ट ये याद होना चाहिए n स्क्वायर बाय z इनटू h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k e स्क्वायर m। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाफ कर दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल कर दिया, और प्लैंक्स कांस्टेंट को मान लो ट्रिपल कर दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट को ट्रिपल, h का बना दिया 3h। अब मैं टोटली ऑर्डर वो आपको दे रही हूँ, मास को कर दिया हाफ, एनोड में शर्मल पहले यही का थियरी, चार्ज को कर दिया डबल। अब बताओ क्या फर्क पड़ेगा। जैसे फिर क्वेश्चन आ सकता है, ये जो थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li का निकाला था ना, थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+, अब निकालो। अब सिर्फ 0.59 याद रखने से नहीं मिलेगा, तब आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा। तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, अब 9h स्क्वायर बन गया अपॉन, अब e स्क्वायर, e का अगर 2 ही हो गया तो 4, और ये m/2 हो गया तो 4/2 टाइम्स जो भी पूरी वैल्यू है, तो 9/2 टाइम्स जो भी पूरी वैल्यू है, मतलब जो तब थी उसका 9/2 टाइम्स अब होगा। तो आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको नया यूनिवर्स ला के दे देंगे, हाँ ये नया यूनिवर्स है जिसमें ये वैल्यू है, अब आप बताओ क्या फर्क पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये पूरी डेरिवेशन आनी चाहिए, नॉट ओनली सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि ये 0.529 याद कर दिया। मैं फटाफट एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने एक बार क्लास टेस्ट हुआ था, तब मेरे को लगा था कि नहीं कैलकुलेशन ही करनी है, मैं 0.529 याद किया सिर्फ। फिर क्या हुआ, ऐसे पैरेलल यूनिवर्स का क्वेश्चन आ गया,
फिर मेरे को क्या करना पड़ा, ये तो मुझे याद ही था, मैंने पूरा यहाँ से शुरू किया बिल्कुल स्क्रैच से। मैं कहा अच्छा इक्वेट करूँ, फिर ये किया, सब कैलकुलेशन की, अल्टीमेटली मेरे पास वो बचा। फिर मेरे को लगा कि अगर मैं याद कर लूँगी तो बस टाइम बच जाएगा। क्योंकि आप नोटिस करो जेई के एग्जाम में ना मेन पैरामीटर होता है, एक तो आप थ्योरी आनी चाहिए, एक प्रैक्टिकलिटी सिचुएशन की पता होनी चाहिए, और लास्ट चीज है टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चंस में जहां शॉर्टकट लग रहे हैं आप लगाओ, एज लॉन्ग एज एक्यूरेट शॉर्टकट्स हैं, कंसिडरिंग क्योंकि हमको पता है जो, क्योंकि ये क्वेश्चंस में टाइम बचाते हैं और रिविजन के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है। जेई में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। कैलकुलेशन में कभी हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ मिल ही जाती है, आपने चाहे कितनी भी प्रैक्टिस की। रिविजन का टाइम जरूरी है, इसलिए जहां शॉर्टकट लग रहा है लगाओ, टाइम बचता है तो लंबे तरीके से दोबारा करके देखो। ठीक है, अब हमने रेडियस देख लिया, अब बात करते हैं वेलोसिटी। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लेने वाली हूँ। वेलोसिटी क्या निकाली थी हमने, यहाँ पे चलते हैं वापस। ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, देखो एन स्क्वायर कहाँ गया, ये रहा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर। एन स्क्वायर कहाँ है, एन एन एच बाई 2 पाई एम आर, मुझे वैसे वो वी आर स्क्वायर की थी। तो अब इसमें क्या करो, एन एच अपॉन 2 पाई एम इनटू, अब क्या करो आर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करो, ये जो निकाला, ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो न्यूमरेटर क्या है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है के जेड ई स्क्वायर। देखो वो जो यहाँ वहां पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर, वहां पे न्यूमरेटर बनेगा, तो के जेड ई स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर है, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एम। अब ये एम एम कट गया। अब इससे क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन का मास डबल करो, ट्रिपल करो, क्वाड्रुपल करो, 100 टाइम्स करो, 200 टाइम्स करो, वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मास मास कट गया। अब देखो, अब मास का मेरी वेलोसिटी पे देयर इज नो इफेक्ट, वेलोसिटी पे मास का कोई भी इफेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन के मास को डबल करूं, ट्रिपल करूं, क्वाड्रुपल करूं, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इस एक चीज का आप ध्यान रखो, इसे काट दो, क्या बचेगा 2 पाई इंटू 2 पाई, ये भी उड़ा दो, ये भी उड़ा दो, एन एच बचेगा यहाँ पे। तो के जेड ई स्क्वायर 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, जेड बाई एन इंटू 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच। अब जब ये पुट इन करोगे सारी वैल्यू तो बचेगा 2.188 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। Z by S मल्टीप्लाई कर जिसमें का थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव, तो 3/3 1 इतनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब ये 1 सेकंड आप याद रखो, जैसे मेरे को प्लैंक्स कांस्टेंट ट्रिपल कर दिया तो वेलोसिटी जो है वो 1/3 हो जाएगी। मैं कहूँ अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को 4 टाइम्स कर दिया तो ये 4 स्क्वायर 16 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 100 टाइम्स कर दिया, 200 टाइम्स कर दिया, मिलियन टाइम्स कर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मास कहीं नहीं आ रहा, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। यहाँ पे मैं बताऊं, दोबारा याद दिला रही हूँ, यहाँ पे मास था, यहाँ पे मास था, मैं दोनों को काटा है, मास कट हो गया है, यहाँ पे कटा कटा, मैं जानबूझ के रेज नहीं कर रही हूँ क्योंकि ताकि आपको दिखे कि मास था, कट गया, या बड़ा बड़ा लिखी हूँ, काम आएगा। स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन का मास जितना भी हो स्पीड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अनलेस के बाकी कांस्टेंट्स पे, इन सब पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ z और n इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्लियर है। अब 2.188, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, श्योर नहीं है तो फिर ये पूरा करके देख लो। वैसे अगर रेडियस की आती है ना डेरिवेशन, रेडियस से वेलोसिटी निकल जाएगा, वो याद है तो ये भी हो जाएगा।
ठीक है, सो वी हैव डन वेलोसिटी, वी हैव डन रेडियस। अब एक चीज बची है, दैट इज योर एनर्जी कैलकुलेशन, एनर्जी। अब जब हम बात करते हैं एनर्जी की, टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जो भी कुलम्बिक फोर्स है, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूँ, इंटीग्रेट करूँ, तो फिर मेरी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। कुलम्बिक फोर्स कितनी है? के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब उसको मैंने इंटीग्रेट किया, मतलब के जेड ई स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, इंटू आर टू द पावर -2, मतलब -1 इंटू आर टू द पावर -1, मतलब के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और साथ ठीक है, तो ये जो आपकी बनेगी, ये बनेगी डिफरेंशिएशन। ठीक है, 2r -2r इनफैक्ट, क्योंकि देखो r टू द पावर -2 मतलब -2 r टू द पावर -1 अपॉन -2, तो कुछ ऐसा बचेगा मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, हाफ एम वी स्क्वायर, सो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। उड़ा दो उड़ा दो, हाफ एम वी स्क्वायर इज के जेड ई स्क्वायर बाय आर बाय, देखो ये उड़ा दिया और फिर 2r कर दिया यहाँ पे। अच्छा यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, सो सॉरी, ये -2 उड़ेगा, ये सिर्फ -r बचेगा, ये 2 उड़ जाएगा सर, ये 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, dr ये -r ही रहेगा। आई एम रियली वन सेकंड, सो सॉरी, मैं गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये -r ही रहेगा। तो मेरे पास बचा के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, ठीक है, एज माई काइनेटिक एनर्जी, और माइनस, अब ये क्या है, इसके आगे माइनस आएगा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर, माइनस अगर मैं यहाँ लगाती हूँ, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r प्लस माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये बचेगा, मतलब क्या बचेगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, है ना, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, ये बनेगी मेरी टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, अब इसमें और क्या सिंप्लीफाई कर सकती हूँ मैं, यहाँ मैं रेडियस खोल सकती हूँ, मतलब माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रेडियस का क्या बनेगा, यहाँ पे रेडियस बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू, अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या जाएगा, इंटू 2 पाई इंटू एम, एक सेकेंड, हाँ 2 पाई एम, और यहाँ ऊपर एक बार आप देख लीजिए क्या बना है रेडियस पे, रेडियस इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के, ठीक है, यहाँ 4 पाई स्क्वायर के इंटू 4 पाई स्क्वायर के, यहाँ पे z भी एक और आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा यहाँ पे, इंटू ई स्क्वायर ये e टू द पावर 4, ठीक है, साथ साथ हमें सिंपलीफाई भी करनी है, ये उड़ा के दो छोड़ो पहले, अपॉन डिनोमिनेटर कितना बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2, और यहाँ नेगेटिव का साइन भी है तो -2 पाई स्क्वायर
के स्क्वायर, यहाँ एक m भी लगेगा, के स्क्वायर जेड स्क्वायर m, के स्क्वायर जेड स्क्वायर m ई टू द पावर 4, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर m स्क्वायर m z स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। ये बतेगी जो मेरी टोटल एनर्जी है। अब ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि जो फोर्स है वो अट्रैक्शन है, और जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम है दैट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट। एक बार जेई में भी क्वेश्चन आया था, नेगेटिव साइन क्या बताता है, एंड नेगेटिव साइन टेल्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in atom is less than energy of electron in rest। ठीक, ये एक जरूरी चीज है जो आपको याद रखें। तो अभी हम नेगेटिव साइन एक नोट करेंगे। अब ये किस पे डिपेंड करता है, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, बाकी सारे कांस्टेंट रहते हैं, 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर m e4 h स्क्वायर। अब जब ये सारा खुल जाएगा तो मेरा पता है कितना बचेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी प्रॉब्लम जो आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, नहीं तो अगर जूल्स किलो जूल्स में रखना है तो z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इनटू, ना व्हेन आई टेक इट इन जूल तो -21.8 into 10 to the power -19 जूल्स। सिमिलरली मैं किलो जूल्स में ले जाऊंगा, -21.8 into 10 to the power -22 किलो जूल्स। अगर मैं अर्ग्स में ले जाऊं तो z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू -21.8 इंटू 10 टू द पावर -12 अर्ग्स, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता होना चाहिए इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स, और ये वैल्यू अगर आपको फेमिलियर नहीं लग रही देन दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी होती है उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है लेकिन फिर भी दिस इज, इवन दो वोल्ट है, दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। एक फाइनल चीज, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि मास भी पॉजिटिव और v स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है, चाहे मास पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इसीलिए। तो अभी आई होप ये जो बोहर का मॉडल है ये क्लियर है, अच्छे से समझ आ गया है, रेडियस कैलकुलेशन, वेलोसिटी कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। Goodbye, thanks for watching।